गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में टीवी इंग्लिश डाइजेस्ट का सॉल्यूशन नंबर 10। चलिए, वीडियो में अंतराल होने की पीछे कुछ वजहें होती हैं। कभी पार्टिकुलर अपनी कुछ बातें हो जाती हैं, कभी आपका हेल्थ इशू आता है, कभी कुछ न कुछ होता रहता है। चलिए, इन सभी के बीच आज का जो सेशन है हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले देखना चाहेंगे हम लोग कि आज के सेशन में वन डे वन कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट क्या है। तो चलिए, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वन डे वन कॉन्सेप्ट में आज का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देते हैं नरेशन केस के, जिसमें आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो होता है उसको अफर्मेटिव में जब बदल करके हम बनाते हैं, यानी सेड के स्थान पे जो हम लोग आस लगा के बनाते हैं ना, वो आस लगा के जब बनाते हैं तो आगे हमारे पास क्वेश्चन वर्ड वेदर इफ आता है। और उसके बाद एक अफर्मेटिव स्ट्रक्चर यूज करने की सलाह दी जाती है आप लोगों को, जिसमें सब्जेक्ट जो होता है एक्सुलरी वर्ब के पहले होना चाहिए। ये सबसे खास बात इस तरह से ध्यान देने की बात होती है। यानी कि आज का जो कॉन्सेप्ट है, इंट्रोगेटिव नरेशन को अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में कैसे लिखना होता है और उसके में क्या क्या त्रुटियां एग्जामिनेशन कैरी करके हमको देता है, जिन्हें हमें करेक्ट करना होता है, उस पर आधारित है। तो मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया है आप लोगों के लिए कि अगर आप इनडायरेक्ट नरेशन में सेंटेंसेस देखते हो और वो इंट्रोगेटिव का है खास करके, तो उसमें आपको किसी भी हालत में दैट नहीं दिखना चाहिए। अगर आपको दैट दिखता है तो ये गलत होगा, और आप उसके जगह पे कुछ दूसरे कंजंक्शन को यूज करेंगे तो बेहतर होगा। या फिर हो सकता है कि कोई दूसरा कंजंक्शन भी दैट के साथ लिखा है, तो सिर्फ आप दैट को डिलीट कर दीजिएगा। शॉर्टकट यही हुआ कि सब्जेक्ट के बाद जब आस्ट मिलता है तो हमें क्वेश्चन में क्या नहीं दिखना चाहिए, दैट नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि तीन कंजंक्शन होते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में आप जो यूज करते हैं। खास करके पहला तो क्वेश्चन वर्ड हो जाता है, दूसरा में इफ होता है, और कई केसेस में भेदर भी आता है। अगर सेंटेंस में आपको आगे जा करके और मिलता है ना, तो वैसे केस में आप भेदर भी रख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट कराया है कि कंजंक्शन इफ भी जो है आपका बेकार हो जाता है अगर, और उसकी जगह पे वेदर सही होता है अगर क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिखाई पड़ता है, और दिखाई पड़ता है। तो शॉर्टकट में मैंने इसको फिर से समझाया आपको एक बार है कि अगर आप सब्जेक्ट के बाद आस्ट देखते हो और आगे आपको वेदर दिख रहा है, तो क्वेश्चन में आगे जाकर के और मिलने का चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए, कुछ बातें और भी यहाँ पे मेंशन की गई है कि इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जो हमेशा एक अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कैरी करता है। वही बात जो मैंने आपको समझाया था कि सब्जेक्ट को एक्सुलरी वर्ब के पहले लिखना है अगर कोई क्वेश्चन वर्ड तो है, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप आपको दिखाई पड़ रहा है अगर, तब ना, तो इसमें हमेशा एक्सुलरी के पहले सब्जेक्ट लिखना चाहिए था। और एग्जामिनर क्या करेगा कि एक्चुअली पहले सब्जेक्ट बाद में लिख देगा। फिर आपने लिखा है कि कंजंक्शन भेदर का प्रयोग हम लोग डाउट सेंस के लिए भी करते हैं। तो यानी कुछ कुछ सेंटेंसेस हमारे पास यहाँ पे आएंगे जिसमें हम लोग डाउट सेंस देखेंगे और वहां पे भेदर कर देंगे। जैसे क्वेश्चन में डाउट वर्ड ही दिख जाए, है ना। जैसे क्वेश्चन में हो सकता है आपको डाउट वर्ड नहीं दिख करके डाउटफुल वर्ड दिख जाए। क्वेश्चन में हो सकता है आई एम नॉट श्योर करके क्वेश्चन आपको दिख जाए, तो आप वहां पे भेदर लगा सकते हैं। चलिए, तो हम लोग अब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हैं कि हम लोगों ने इतनी बातें सीखी कि दैट नहीं लगाना है, भेदर के साथ और होना जरूरी है, या फिर हमने सीखा कि इनडायरेक्ट नरेशन का जो स्ट्रक्चर होगा वो अफर्मेटिव होना चाहिए था, सब्जेक्ट पहले एक्चुअली बाद में होना चाहिए था। तो अब इनको अमल में भी लाते हैं थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास में है कि द ट्रुआंट आस्क्ड दैट, हो गया कैंसिल यहाँ पे। जैसे आप आस्क देखते हो तो कहोगे अरे यार ये तो दैट डिलीट होना था। हाउ ही कुड है ना, क्वेश्चन वर्ड के बाद अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, बाकी कोई गलती नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा स्टूडेंट ए पार्ट में ही, सॉरी बी पार्ट में ही ना, दैट डिलीट होगा। सेकंड क्वेश्चन है आई आस्क्ड हिम, फिर से आपको दैट दिख रहा है तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। और आप यहाँ पे कोई कंजंक्शन यहाँ पे लाना चाहते हो तो इफ ला सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो दो हम लोगों को इस स्लाइड में मिला, बाकी हमारे पास और भी स्लाइड्स हैं, हम उसमें क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर से आगे। चलिए, तो हमारे पास स्क्रीन पर और भी क्वेश्चन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है भेदर यू रिस्पेक्ट मी एंड नॉट कर दिया है, जबकि मैंने आपको सिखाया था कि भेदर जब आपके पास आता है तो उसका पेयर और होना चाहिए था, तो और होना चाहिए था यहाँ पे, आंसर बी पार्ट में। ही आस्क्ड, सॉरी सी आस्क्ड मी है, फिर से यहाँ पे आपको दैट दिख रहा है, क्वेश्चन वर्ड है ही हाउ, तो सिर्फ दैट को डिलीट कर रहे हैं, कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है, आंसर बी पार्ट में होगा। ही आस्क्ड मी के बाद आप फिर से यहाँ दैट देख रहे हो, यहाँ से डिलीट करो, आंसर आपके पास हो जाएगा बी पार्ट। आई एम नॉट श्योर, मैंने यही बात आपको सिखाया था कि अगर आप नॉट श्योर का सेंस लेके आते हो तो डाउट सेंस है, और डाउट सेंस में आपको दैट नहीं भेदर लगाना की बात हुई थी। तो आप यहाँ पे दैट को डिलीट करके भेदर का यूज करोगे तो क्वेश्चन आपका सही होगा। और आगे जाके देखो तो और भी है, तो हर हाल में आंसर आपका भेदर होगा और आंसर ए पार्ट होगा इस बार।
आप 7 में फिर से करो कि आई एम नॉट श्योर, इसका मतलब फिर से आपको दैट हटाना पड़ेगा और कंजंक्शन में भेदर यहाँ पे फिर से अगेन लाना होगा। आंसर ए पार्ट में। 8वां क्वेश्चन है आई आस्क्ड हिम, फिर से आपने दैट देखा, डिलीट कर दीजिए, आंसर बी पार्ट। 9th में है वी आर नॉट श्योर, जब तक आप नॉट श्योर की बात करोगे तो मैं इफ और दैट नहीं सजेस्ट करूंगा, भेदर ही सजेस्ट करूंगा, है ना। डाउट सेंस में हमेशा भेदर लगाएंगे तो आंसर बी। 10th क्वेश्चन नंबर है द टीचर आस्क्ड हिम, फिर से यहाँ से दैट को डिलीट कर दीजिए, आंसर बी फर्स्ट। कितना मजेदार लग रहा होगा आपको विशेषण की, यार क्या बात है, सच में वन डे वन कॉन्सेप्ट चल रहा है। मतलब एक दिन में एक कॉन्सेप्ट सीखो और उसको इतना प्रैक्टिस करा दिया जाता है आपको कि वो क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में आएगा तो बस 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 वो सही ही दिखना है। अब देखो मैंने यहाँ से कहा कि फेदर से स्टार्ट है तो पक्का हमको और आगे चेक करना है, तो चेक करते हैं। तो भेदर सोनू एंड कर दिया है, तो सबको पता है भेदर सोनू और होना चाहिए था। हर फादर इज डाउटफुल, तो डाउटफुल है तो दैट नहीं होगा, फिर से क्या होने वाला, बेहतर होने वाला है। जब तक डाउट का सेंस है तो बेहतर लगाना है तो लगाना है। ही आस्क्ड मी, फिर से आप दैट देख रहे हो आस्ट के साथ तो गलत हो जाएगा, आंसर आपके पास बी पार्ट। इट इज डाउटफुल यानी फिर से डाउट है, यानी फिर से हमको यहाँ पे दैट के जगह पे बेहतर ही करना चाहिए था आंसर, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट। डू यू हैव एनी डाउट वेदर वी विल पास इन द एग्जामिनेशन एंड, तो यहाँ पे एंड के जगह पे होगा और, क्योंकि आपने पढ़ा क्या कि क्वेश्चन में डाउट है तो डाउट के हिसाब से भेदर तो सही है, लेकिन भेदर का पर पेयर भी तो सही होना चाहिए था। तो भेदर का पेयर जो होता है ना वेदर का, वो और होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। इसमें कह रहा है 2 years एगो द पुलिस इंक्वायर्ड, अब बताओ इंक्वायर कहो या आस्क कहो, बात तो बराबर है। तो इंक्वायर के साथ भी आपको भेदर ही लगाना पड़ेगा या फिर दैट को डिलीट कम से कम तो करना पड़ेगा। आगे हाउ क्वेश्चन वर्ड है, यही कंजक्शन का भी काम कर जाएगा, तो सिर्फ दैट को डिलीट कर देना। हर मदर सेड टू हर फादर आई डू नॉट डाउट, अब ने कहा कि मुझे डाउट नहीं है, तो जब आपको डाउट ही नहीं है तो आप क्लियर हो, और नो डाउट सेंस में आपको दैट लगाना चाहिए था। इस बात को ध्यान रखना है, अगर आपको क्वेश्चन में नो डाउट का सेंस दे रहा है तो उसमें आपको दैट लगाना है, और डाउट का सेंस दे रहा है तो फिर आपको वेदर लगाना है। इस बात को हमेशा माथे में आपको सेट करके रखना पड़ेगा माइंड में, कि अगर क्वेश्चन में डाउट है तो वेदर, और अगर डाउट नहीं है तो दैट। क्योंकि नो डाउट का मतलब है कि आदमी श्योर है, और श्योर सेंस में हमेशा दैट लगना चाहिए ना, इसलिए यहाँ पे इफ गलत हो गया, दैट हो गया आंसर। आई डू नॉट नो इफ, यहाँ तो बेहतर होना ही चाहिए कि मुझे नहीं पता है, इसका मतलब मुझे डाउट है, तो बेहतर से स्टार्ट अब आगे बढ़ा सकते हो। पंकज आस्क्ड वन ऑफ हिज स्टूडेंट व्हाई ही हैज, अब बताओ क्वेश्चन में आस्क्ड का प्रयोग किया गया है तो हैज को पहले तो हैड कर लेना चाहिए था। मतलब कभी कभी क्वेश्चन में आपको ग्रामेटिकल जो एरर होते हैं वो टेंस वाइज भी मिल जाते हैं, अगर तो आप वही करके निकल जाओ, क्यों उतना इधर हटाते रहोगे, दैट लाते रहोगे, ऐसा कुछ करते रहोगे। दे आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज, मैंने सिखाया था कि आपको जब भी आस्क्ड का क्वेश्चन मिलेगा नरेशन में, डायरेक्ट नरेशन में, तो अफर्मेटिव स्टेप से रखिएगा, तो बाज ही नहीं बाबा ही वाज करना चाहिए था ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर आस्क्ड व्हाई आई वाज लेट लास्ट नाइट। देखो लास्ट नाइट का अगर यहाँ पे सेंस है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन आपके पास पास्ट इंडेफिनिट में तो ऑलरेडी पहले से था, तो जब इसको नरेशन चेंज किए होंगे तो आप पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में ना बदलेंगे, तो बेहतर ऑप्शन होगा कि आप बाज को हैड बीन में कन्वर्ट करें और इसे क्वेश्चन ऑफ द डे का टैग दें। नरेशन में वो क्वेश्चन सबसे टफ होता है जब हमारे पास ऑलरेडी पास्ट टाइम है, और जब उसका नरेशन चेंज हुआ होगा तो वो पास्ट टाइम ही रह गया होगा। लेकिन अगर V2 है तो हैड V3 तो बनता ही है ना, तो इसी वजह से बाद से बेहतर ऑप्शन हो गया यहाँ पे होगा हैड V, है ना। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा बारीकी से दोबारा दोबारा समझिएगा, अच्छा लगेगा आपको। माई मदर आस्क्ड मी वेदर आई वांटेड टू मैरी दैट गर्ल whom I loved for many a year, अब यहाँ से देखिए कि मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा है कि क्या मैं चाहता हूँ उस लड़के से शादी करना जिससे मैं कई सालों से प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे जब फॉर का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पे आपको हैड का यूज करना ज्यादा अच्छा होगा। नहीं याद है आपको कि जब फॉर या सिंस का आप प्रयोग करते थे तो इसके साथ जब भी टेंस लगाते थे तो परफेक्ट टेंस लगाते थे। अब जब परफेक्ट टेंस लगाते थे तो यहाँ भी लगा लो ना, तो आई लव्ड की जगह आई हैड लव्ड, है ना। या हायर भी लविंग भी कर सकते हैं, लेकिन लविंग का यूज हम लोग जनरली नहीं करते हैं आईएनजी फॉर्मेशन में, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस से अच्छा परफेक्ट टेंस ही है। चलिए स्टूडेंट, आप लोगों के लिए थीम वाइज मुहावरे चले रहते हैं और कुछ ओडब्ल्यूएस भी चलते रहते हैं। तो ये आपका करेक्टरिस्टिक से रिलेटेड या पर्सनालिटी करेक्टरिस्टिक से रिलेटेड 8वां सीरीज है, जिसमें आप लोगों को खुद से ये करना है कि नॉइजी और अब्यूसिव जो वुमन होती हैं उनको क्या करते हैं। ऐसे मेरे से पूछे तो हमको तो याद है कि ये टर्मागेंट होती हैं, बहुत ही लड़ाकू होती हैं। ए यंग लेडी हु इज मेकिंग हर फर्स्ट अपीयरेंस, अगर कहीं पे ये
पहला अपीयरेंस करने वाली कोई महिला होती हैं तो इनको डेब्यूटांट तो कहा जाता है, लेकिन लास्ट में आपको यहाँ पे ई लगाना पड़ता है। वन हु हाइड अवे ऑन शिप, कोई व्यक्ति अगर जहाज पर छिप के यात्रा करता है तो उसको अस्टोबे बोला जाता है। ये पहले बहुत ही पॉपुलर था, अभी तो काफी समय से ये पूछा भी नहीं गया है। तो अगर आपको नहीं पता था तो चलो मैंने आपको बता दिया कि जो जहाज पे शिप के अगर आप यात्रा करते हो तो अस्टोबे हो, है ना। महिलाओं को डेब्यू करने वाली महिलाओं को डेब्यूटांट कहते हैं, लास्ट में ई लगा के। चलिए उसके बाद होगा दो क्वेश्चन और होगा, देख ही लो। चौथा क्वेश्चन आपके पास है, वन हु शूट्स विथ बोल्ट एंड एरो। आप धनुधर बोलते हो कि जो धनुष और तीर का माध्यम से काम करता है उसे हम धनुधर कहते हैं। धनुधर को इंग्लिश में आर्चर कहते हैं। अगला में है, वन हु फिशेस विथ रॉड। अगर आप ये जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मछली मारने वाला व्यक्ति होता है उसे एंगलर का संज्ञा दिया जाता है। अब हमारे पास फ्रेजल वर्ब है जो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा पसंद आता है। ईएस एकेडमी के अंतर्गत आने वाले जितने भी बच्चे हैं या हमारे से जुड़े हुए बच्चे, उनको सबसे अच्छा फ्रेज ही समझ में आया है कि फ्रेज बहुत अच्छा यहाँ पे हम लोग को मिलता है। तो बताओ बनने क्या बता था कि अगर आप किसी के घर में एक रॉबर की तरह, है ना, एंट्री करते हो तो आपको मैं क्या कहूंगा कि आपने घुसपैठ किया, है ना। तो ब्रेक इनटू का हिंदी होता है आपके पास में क्या करना, घुसपैठ करना। ओके, जब हिंदी ही घुसपैठ करना आ रहा है तो इंटर बाय फोर्स होगा या तो इंट्रूड होगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है लेट इनटू। तो ये होता है ना कि क्लास वगैरह में आप एंट्री करने से पहले टीचर से परमिशन मांगते हो ना, तो वही होता है अलाउ टू एंटर, यानी कि निवेदन या हाथ जोड़ना। लेट इनटू का मतलब निवेदन करना। अब निवेदन करने की बात हो रही है तो चलो ठीक है, अलाउ टू एंटर का सेंस है। लुक इनटू इतना फेमस है, इतना फेमस है कि हम क्या बताएं, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी केस या कोई भी मैटर जो होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं लुक इनटू। और हिंदी हम सब बढ़िया से जानते हैं, जांच पड़ताल करना। क्या जानते हैं, जांच पड़ताल करना। तो जब आप इतना बढ़िया से जानते हो कि जांच पड़ताल करना होता है तो फिर आपको कोई डाउट नहीं है कि इन्वेस्टिगेट होगा। हाँ, बस ध्यान रखना है कि इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं लगाना। रन इनटू तब होता है ना जब हम लोग मार्केट में चलते चलते टकरा जाते हैं किसी परिचित व्यक्ति से ना, तब। तो रन इनटू का सेंस होता है अचानक से मिलना किसी से। मीट एक्सीडेंटली का सेंस है अचानक से मिलना। चलिए हो गया। और फॉल इनटू होता है ना कि ये कम प्रचलित है, एक्चुअल में आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी ये सब पढ़ते हो और उसमें ज्यादातर बायोलॉजी वगैरह में वर्गीकरण की बात आती है, तो वहां पे इसका जरूरत पड़ता है कि फॉल इनटू का मतलब होता है वर्गीकरण करना, क्लासिफाई का सेंस आता है। चलिए अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं जो अभी आपने फ्रेजल भर ऊपर देखे हैं, तो मैं हटा लेता हूं उनको ताकि आपको चीटिंग ना करना पड़े, आपको समझ में आए। कहोगे सर सबसे पहले तो 4 नंबर बना लो सर, कि रोवर जो था वो घर में जबरदस्ती घुसा है तो ब्रोक इनटू होगा सर, इंट्रूडेड होगा क्वेश्चन में। तो आंसर ये आपके पास हो गया। थर्ड क्वेश्चन भी बना सकते हो कि रिपीटेड रिक्वेस्ट करने के बाद क्लासरूम में मुझे एंट्री मिली थी, तो लेट इनटू का सेंस है आई वाज लेट इनटू द क्लासरूम। मतलब मुझे अलाउड किया गया था क्लासरूम में एंट्री के लिए, तो अलाउड का सेंस। सेकंड क्वेश्चन में ठीक ही है कि कमेटी को सेटअप किया गया था प्रॉब्लम को लुक इनटू करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए और इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो क्वेश्चन में आप लुक इनटू का यूज इन्वेस्टिगेट सेंस में यहाँ पे कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल वॉकिंग अलोंग ए रोड साइड आई माई ओल्ड फ्रेंड। तो सड़क के किनारे चलते चलते मैं अचानक से टकरा गया, है ना। कम अक्रॉस का सेंस भी होता है, आप कम अक्रॉस का भी सेंस ले सकते हैं। अचानक से टकरा गया अपने एक पुराने दोस्त से। चलिए थीम वाइज मीडियम्स है, इसे तो आप खुद ही करेंगे तो अच्छा है स्टूडेंट, है ना। इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि हाँ ये सारे मुहावरे में बहुत सारे अभी नहीं आए हैं एग्जामिनेशन में तो अभी क्यों पढ़ें, और अगर आ जाएगा तो फिर वहां पे अफसोस हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि इसमें कोई भी आपको इग्नोर नहीं करना है, सबका सब पढ़ना चाहिए। चलिए तो इसको आप खुद से कर लेंगे, उम्मीद तो मैं कर सकता हूँ इतना आप सबसे। चलिए तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर आपको लेके चलते हैं। अब यहाँ पे बेसिक क्लोज टेस्ट और एडवांस क्लोज टेस्ट नाम से दो क्लोज टेस्ट आपको दिया जाता है, और देखा जाता है कि स्टूडेंट को दोनों में से आदत जो होती है जिस तरह की भी हो वो अच्छे से अपना एडजस्ट करें और अपना बनाएं। ये होता है लर्नर के लिए, बेसिक क्लोज टेस्ट का मतलब लर्नर के लिए कि एक लर्नर को किसी भी ब्लैंक स्पेस में ऑप्शन देखने के बजाय उसको ये सीखना चाहिए कि यहाँ पर यही वर्ड आ सकता है तो यही वर्ड आ सकता है, और फिर वो अपना 4 ऑप्शन में वही वर्ड फाइंड आउट कर पाएगा, एटलीस्ट कम से कम बेहतर कर पाएगा एग्जाम में। तो कह रहा है कि एडवेंचर इंथुजियास्ट माउंटेन क्लाइंबिंग हैज ऑलवेज बीन ए थिंग ऑफ। आप खुद ही बताओ, ये आप लोगों का जो है ना कि माउंटेन क्लाइंबिंग करना चाहते हो या फिर
एडवेंचर करना चाहते हो, ये आपके अंदर का एक पैशन और फैसिनेशन ही है ना। तो इसी को हम लोग पैशन या फैसिनेशन कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे पैशन वर्ड सोचो और फैसिनेशन वर्ड आपको दिख जाए तो आप आंसर क्या करोगे? फैसिनेशन करोगे। कि चलो पैशन नहीं है तो ये हम लोगों का अपना एक शौक होता है। हर साल जो है थाउजेंड ऑफ पीपल जो होते हैं वो खुद का रजिस्ट्रेशन कराते हैं माउंटेन पीक पर चढ़ाई करने के लिए। और जहाँ तक हाँ देमसेल्व्स टू स्केल माउंटेन पीक, और क्या। माउंटेन पीक को कोई क्या करेगा? तो माउंटेन पीक को चढ़ा ही करेगा। तो चढ़ाई करने के सेंस में क्या आना है? स्केल आना है। तो स्केल हो गया। डिस्पाइट द लाइफ थ्रेटनिंग हैजार्ड्स, और जबकि सबको पता है कि इसमें आपका जो है इसमें हमेशा खतरा जो है वो जुड़ा रहता है। तो हैजार्ड यानी खतरा, और ये हमेशा एसोसिएटेड रहता है, इसमें जुड़ा रहता है। अब एसोसिएटेड की जब बात कर रहे हो तो एसोसिएटेड इज द थर्ड ऑप्शन। इस प्रकार से जो ट्रेकिंग होता है यानी कि किसी भी पर्वत पे फिसलने की बात हो रही है बर्फ पे, और माउंटेनिंग जो होती है ये सिर्फ एक आपका बहुत बड़ा ग्रेटिफिकेशन ही नहीं है, बल्कि साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट जो है इसके प्रति बहुत ही फायदे भी बताते हैं। अब क्या भाई मतलब इनको क्या रिसर्च से फायदा हुआ अब तक, ये क्या फायदा आपको गिनाए हैं? देखिए, मेड पॉसिबल ड्यू टू द स्केलिंग ऑफ पिक्स। ओ मतलब बहुत सारे जो फायदे आज हुए हैं साइंस में वो आपका इन सबको ट्रैक करने के बाद ही हम लोगों को पता चला, और उससे हम लोगों ने फायदे उठाए हैं शायद। फिर अगर वास्तव में बात करूँ तो चाहे वो प्यार हो माउंटेन क्लाइंबिंग को लेकर के, ये जो भी हो, हैज मेड द ट्रैकिंग बिजनेस प्रॉफिटेबल। अब सबको पता है कि हाईली प्रॉफिटेबल से अच्छा और कोलोकेशन क्या सोच सकते हो, है ना। कि बहुत ही ज्यादा मतलब कि प्रॉफिटेबल होता है। ज्यादा का इंग्लिश हाई होगा, ये तो हाईली होगा। ये यहाँ पे हाईली हो गया, प्रॉफिटेबल बना दिया बिजनेस को। हम देखेंगे क्लो एडवांस क्लोज टेस्ट में हमारे पास में ऑप्शंस भी होते हैं, और उसके हिसाब से एग्जामिनेशन प्रैक्टिस भी हम लोगों को जरूरी है ना। क्योंकि एग्जामिनेशन का ट्रेंड है कि वो 4 एमसीक्यू ऑप्शंस क्रिएट करता है, 5 बैंक वाले क्रिएट करते हैं, एफसीआई वाले करते हैं, ईएसआईसी वाले करते हैं। तो हमें ऑप्शन वाइज भी चीज़ों को देखने और उनमें कंफ्यूजन कैसे होता है और कैसे हम निकलते हैं, ये हथियार भी तो होना चाहिए ना हमारे पास। तो चलिए देखते हैं। लिखना है इसमें सबसे पहले ऑप्शंस अगर आप बात करें तो इफेक्ट जो होता है वो नाउन टर्म के तौर पे ज़्यादा प्रयोग होता है, तो आप यही जानिए। ऐसे तो वर्ब सेंस भी इसका प्रचलित है। अफेक्ट जो होता है वर्ब होता है और इसका हिंदी होता है प्रभावित करना। एस्पेक्ट का मतलब होता है कि आप किसी चीज को किस तरह से देखते हो, है ना, किसी भी चीज का पहलू। और इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। अब हमारे पास क्लियर हो गया है कि आंसर या तो एक होने वाला है और या तो एक होने वाला है, 4 नंबर। ठीक है। अब देखना यह है कि हम दोनों में इफेक्ट देना है कि इम्पैक्ट देना है। आपको खुद भी लग रहा होगा कि जब हम कभी किसी प्रकार का निगेटिव बातचीत करते हैं तो वहाँ पे इफेक्ट का यूज होता है। और जो अगर हमें हमारे ऊपर किसी भी चीज अच्छे व्यक्ति का प्रभाव पड़ा तो वो पॉजिटिव में इम्पैक्ट होता है। बाकी तो आप देख रहे होगे कि कुछ खास ऑप्शंस है नहीं, तो आप डायरेक्ट भी फिल कर सकते हो। तो आ जाओ। तरह ह्यूमन एक्टिविटी जो होता है आर चेंजिंग अर्थ नेचुरल ग्रीन हाउस। अब सबको पता है कि अर्थ आदमी का जो एक्टिविटी है उसने पर्यावरण प्रभाव को भी प्रभावित किया है। पर्यावरण प्रभाव के लिए हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट ही यूज करते हैं, कोलोकेशन। इसलिए शायद यहाँ पे इफेक्ट इज द बेस्ट ऑप्शन कहा जा सकता है। हम लोग आज फॉसिल फ्यूल को तेज गति से जलाते जा रहे हैं, जैसे कोयला होता है, ऑयल होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? तो सबको पता है कि ज्यादा से ज्यादा, है ना, क्या करें? एंड पुट ऑयल सॉरी एंड ऑयल पुट मोर कार्बन डाइऑक्साइड इनटू आवर स्पेस। सॉरी मतलब जितना कार्बन डाइऑक्साइड पहले छोड़ रहे थे उससे कहीं ज्यादा हम अपने एटमॉस्फेयर में आज छोड़ रहे हैं। नासा जो है उसने क्या किया है? इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा बढ़ी है उसको इन्होंने ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्व किया है यानी कि क्वेश्चन पास्ट की बात लेकर के आएगा ना। और ऐसे भी तो को ना हैज के बाद V3 आपको रखना है, तो V3 रखना है, तो इसमें ऑब्जर्व का V3 क्या था? ऑब्जर्व था। तो उसने नासा ने कुछ ऑब्जर्व किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है और कुछ ग्रीन हाउस गैसेस का जो अमाउंट है वो हमारे पर्यावरण में बढ़ रहा है। अब सबको पता है कि इन एटमॉस्फेयर तो कंप्लीट था ही, तो अब बोलना चाहिए हमारे पर्यावरण में तो आवर इन्वायरमेंट ही या आवर एटमॉस्फेयर ही अच्छा होगा। फिर आपने कहा कि अगर आप जरूरत से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जो आज के समय में इमिट कर रहे हो, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्या कर सकता है? तो कर रहा था कैन काउ दैट एटमॉस्फेयर ट्रैप मोर एंड मोर हीट। ओ मतलब यही कारण बन नहीं सकता है कि आपका जो एटमॉस्फेयर है वो ज्यादा से ज्यादा मतलब कि हीट को कैरी करेगा और हम लोगों को हानि पहुंचाएगा। कारण बनने के सेंस में आपको यहाँ पे यूज देना चाहिए था क्या? काउच।
चलिए अब हम लोग यहाँ पे एडवांस प्रोसेस कर चुके हैं। एक क्वेश्चन ऑफ द डे इस बार मैंने ऐड किया था आप लोगों के लिए, शायद आपको पसंद आया हो। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है पर्सन, हाँ, person who moves from place to place another with an intention to finding work and settling permanently in temporary in a new location। तो जो व्यक्ति इस तरह का घुमंतु होता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, ये यहाँ पे पूछना चाह रहा है आपसे। तो उम्मीद है कि आप बता सकते हैं कि ये व्यक्ति जो होता है वो शायद सारे ऑप्शन ही क्लोज है ना, तो काफी कंफ्यूजन इसमें हो सकता है। नोमैड भी हो सकता था और आपके पास में वैग्रेंट भी हो सकता था, लेकिन आप शायद यहाँ पे नोमैड ही आंसर देना चाहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो आप नोमैड ही आंसर दे सकते हैं। बाकी तो सारा ऑप्शन सेम ही लग रहा है ना। नोमैड भी सही है और ट्रैम्प भी सही है और वैग्रेंट भी सही है, लेकिन ऑप्शन आपको नोमैड ही फर्स्ट वाला देना चाहिए था। चलिए अब यहाँ से देखते हैं कि क्वेश्चन आपके पास जो आगे दिया गया है वो क्या है। तो वो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि आपका जनरली जो होता है डिपेंड करता है किस पे, प्रीपोजिशन पे। इससे आपका थोड़ा सा प्रीपोजिशन का भी कमांड बढ़ रहा होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो चलिए अब हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा था कि इंडिया जो है वो पॉलिटिकल ट्रांजिशन यानी पॉलिटिकल चेंज के बीच मझधार में उलझा हुआ है, तो इन द मिड्स ऑफ होता है बीच मझधार में। आप लोग जो अगर घर पे ट्राई कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप घर पे नहीं ट्राई कर रहे हो डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रहे हो तो उतना मजा नहीं आएगा। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग इसका पास ले लिया करें। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि 120 रुपये आपको पास का जो लग रहा है उससे ज्यादा का कंटेंट आपको मिल रहा है, ठीक है ना। और इस चीज को हमेशा माइंड करना है कि पैसे हमारे लिए तब ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जब हम बहुत ही ज्यादा स्कार्सिटी से गुजर रहे होते हैं। और अगर ऐसे भी बात रहेगा तो मेरे से मिलना, हम वो भी ऑप्शन आपके लिए दे देंगे। ठीक है, कारण आपका जो लेटर है वी विश टू कॉन्वे दैट यू लोन हैज बीन सैंक्शन, आपके लेटर के संदर्भ में हम आपका लोन जल्द ही है जो कि देने का कोशिश करेंगे। तो विथ रिस्पेक्ट टू लेटर होता ही है, तो आप इसमें कह सकते हैं के संदर्भ में, आपके द्वारा लिखे गए लेटर के संदर्भ में हम जरूर सोचेंगे और आपका लोन पास कर देंगे। अगला में कह रहा था रिस्पॉन्डिंग टू माई कॉम्प्लेंट द बैंक फाइल्ड ए कॉम्प्लेंट अगेंस्ट मी। लो, मतलब मेरा जो कॉम्प्लेन था उसको ना उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, बैंक ने मुझ पर ही कॉम्प्लेन कर दिया। ये तो बात हो गई कि मेरे बात को सुनने की जगह पे उन्होंने मेरे पर ही कर दिया। तो के जगह पे हो गया इंस्टीड ऑफ, है ना, के जगह पे कि मेरा कॉम्प्लेन सुनना था यार, उन्होंने मेरे ऊपर ही कर दिया है जो कि कॉम्प्लेन कर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा था कि होम सॉरी ह्यूमन बीइंग डोंट नो व्हाट इज देम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आपको मैंने कहा है कि कल जब प्रीपोजिशन फिक्स्ड है तो आपका कुछ नहीं चलेगा, मेरा कुछ नहीं चलेगा, आपको हिंदी करना ही पड़ेगा और आपको समझना ही पड़ेगा कि आदमी को नहीं पता होता है कि क्या कुछ ऊपर वाले ने उनके अंदर सेट करके स्टोर करके उनके लिए भेजा है। तो इन स्टोर फॉर का मतलब ही होता है कि किसी के अंदर कोई चीज मौजूद होना। ये आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, ये हम मान सकते हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे ठीक लगने लगेगा। चलिए अब हम लोग अगले स्लाइड में आते हैं, अभी और भी क्वेश्चन हैं हमारे पास। यहाँ पे कह रहा है कि गवर्नमेंट मैनेज टू गेट द बिल पास्ड इन द पार्लियामेंट ए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। अब खुद ही सोचो कि कई बार स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के बीच भी हम लोग क्या करते हैं, बिल को पास करवा लेते हैं। तो इन द टीथ ऑफ का मतलब ही होता है कि बहसबाजी के बीच, है ना, इन द टीथ ऑफ बहसबाजी। तो बहसबाजी के बीच भी है जो कि कोई भी रूल रेगुलेशन को पास कई बार किया गया है, तो उस सेंस में आप यहाँ पे आंसर इन द टीथ ऑफ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये नहीं पता है कि इन क्वेस्ट ऑफ होता है तो मैं तो कहूंगा कि आप प्रीपोजिशन का क्लास ही कर लो एक बार बढ़िया से मेरे से। इन क्वेस्ट ऑफ का मतलब ही होता है इन सर्च ऑफ, किसी चीज की तलाश में। सातवें में है गवर्नमेंट प्लान टू इंट्रोड्यूस वुमेन रिजर्वेशन इंप्रूविंग द कंडीशन ऑफ वुमेन इन द कंट्री। अब सबको पता है कि जब भी गवर्नमेंट कुछ लाना चाहती है तो उसके पीछे उसका एक उद्देश्य होता है। अब उद्देश्य ऐसा होना चाहिए था जिसके बाद भीखर हो,
तो V3 V2 के बाद हम लोग V4 लगाते हैं, तो इसलिए आंसर यहाँ पर क्या करना चाहिए, डी। इन ऑर्डर टू प्लस V1 हम लोग लगाते हैं, तो इसलिए आंसर यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। आठवां में कह रहा था आपके पास, द एबव गिवन इंफॉर्मेशन इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो इसमें आपको पता होना चाहिए था ट्रू टू द बेस्ट, ये भी कोलोकेशन ही एक तरह से है, करा ना, जितना हो सके उतना हद तक मेरी ओर से ये बात बिल्कुल सही है। इफ इंडिया इकोनॉमिक फंडामेंटल, है ना, इंडियन होना चाहिए था इसको, इंडियन इकोनॉमिक फंडामेंटल्स आर स्ट्रेंथन, अगर भारत के आर्थिक मौलिक चीजों को मजबूती दे दिया जाता है, सी विल बी ऑन द वे ऑफ, है ना, ऑन द वे ऑफ, ये भी कोलोकेशन है। ये फिक्स प्रीपोजिशन मैंने जानबूझ के करा दिया है ताकि आपका क्लोजेस्ट फिलर जो आने वाले एग्जाम में है उसके पहले आप थोड़ा सा मजबूत हो जाए। तो ये कह रहा था कि आपका जो है सी विल बी ऑन द वे ऑफ बिकमिंग ए सुपर पावर सोल, मतलब अगर इंडिया का आर्थिक भौतिक आधार थोड़ा और मजबूत कर दिया जाए तो इंडिया जो है वो किसी रास्ते की ओर बढ़ पड़ेगा, ऑन द वे ऑफ का मतलब की रास्ते की ओर, किसी रास्ते की ओर, और वो क्या था, सुपर पावर बनने के रास्ते की ओर बढ़ पड़ेगा, इसका आंसर होगा ऑन द वे ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई हैव फॉरगॉटन हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन बिकॉज आई हैव बीन आउट ऑफ टच विथ मैथ, मैं मैथ के साथ टच में नहीं हूँ, मैथ के साथ नहीं हूँ मतलब विथ का सेंस लग रहा है। 11th है कि गेट गवर्नमेंट जॉब, ही हैज स्टार्टेड ए सीरियस प्रिपरेशन फॉर कंपटीशन। आप सबको पता है कि जब कंपटीशन करना चाहते हैं आप बढ़िया वाला, तो वैसे केस में आप अपना उद्देश्य लाओगे और बेहतर मेहनत करोगे ही। तो उद्देश्य के सेंस में आप यूज करते हो, तो वैसे केस में आप यूज करते हो क्या, क्या क्या है, विथ एन आई टू इन व्यू ऑफ इन प्रोस्पेक्ट ऑफ, इन ऑर्डर टू यूज करो, भी बना है तो इन ऑर्डर टू, जब भी भी बन है आगे तो इन ऑर्डर टू, विथ एन आई टू के साथ में V4 ही लग जाता है। गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब, अब यहाँ पे देखो गेटिंग में ING लगा दिए, तो इन ऑर्डर टू प्लस V1 होता है, तो ये तो होगा नहीं इस बार। अब यहाँ पे विथ एन आई टू यूज आप कर सकते हो, क्योंकि अभी मैंने समझाया था ये V4 लेके आता है, आप इसके साथ V4 लगाओगे तो आंसर ये कर सकते हो। सस्पिशन, अब देखो क्या होता है ना, शक होने पर, तो ऐसे ही आपको लग रहा है ऑन सस्पिशन, शक होने पर कि ड्रग लाए हो तुम, है ना, उसे लाया, क्या किया गया, एयरपोर्ट पे ही रोक लिया गया, तो ऑन सस्पिशन या आफ्टर बीइंग सस्पेक्टेड होता। तो ऑन के साथ नाउन या तो आफ्टर बीइंग कर सकते थे, लेकिन आफ्टर बीइंग जैसा कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं, तो इसलिए हम ऑन सस्पिशन ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेन पुल्ड इनटू द स्टेशन द स्ट्रोक ऑफ 3 o'clock, मतलब जैसी घंटी बजी तो सबको पता है कि एट द स्ट्रोक ऑफ होगा, ट्रेन की घंटी हो या फिर आपका घड़ी की घंटी हो, ये तो डेफिनेट टाइम है, और डेफिनेट टाइम में मैंने ऐड पढ़ाया है हमेशा आप लोग को, इसलिए आंसर आपके पास में ऐड हो। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि गिविंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन द पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट ऑफ वन ओपिनियन, लग रहा ना कि किसी संदर्भ में इनमें बात नहीं बन रही है, तो इन रिगार्ड ऑफ होता है, इन रिगार्ड ऑफ के बाद आप V4 रख सकते हैं, इन रिगार्ड टू के साथ तो आप रखेंगे तो V1 ही रखेंगे। चलिए, तो इन रिगार्ड ऑफ होता है कि आपको प्रमोशन देने के रिजर्वेशन को लेकर के पॉलिटिकल पार्टियां एक नहीं थी, है ना, के संदर्भ में। तो थोड़ा सा ये जो फीस प्रीपोजिशन वाला आपका कोलोकेशन है उसको आप डायरेक्ट घटा मार के याद रखिए, नहीं तो परेशानियां बहुत होने वाली हैं। एडवांस फीलर, देखिए कहने का एडवांस है, मैं कितने बार बुलाऊं आप लोगों का, एडवांस से कुछ नहीं होता है, आपको सिर्फ डराने के लिए दिया जाता है कि 5 ऑप्शन आप देख के डर लो। जैसे देखो, द पुलिस आर विद द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, आप सबको पता है कि पुलिस को जिम्मेदारी दी जाती है काम की, अब जो काम होता है उसको जिम्मेदारी लेने को इंटरेस्ट बोलते हैं, है ना, इंटरेस्ट विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को सौंपने के सेंस में हम यूज करते हैं क्या, इंटरेस्ट। ओके, रिस्पॉन्सिबल के साथ हम फॉर लगाते हैं, आप यहाँ से हटा सकते हैं, नेसेसरी के साथ आप फॉर लगाते हैं, आप यहाँ से हटा सकते हैं कि बीथ लगा हुआ है, नहीं लोग। इंश्योर के साथ हम लोग तो जनरली कुछ प्रीपोजिशन लगाते ही नहीं है, तो ये तो ऐसे भी बीथ लेके नहीं आता। अकाउंटेबल के साथ हम टूल और फॉर लगाते हैं, अकाउंटेबल टू समवन और फॉर समथिंग, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते थे यहाँ पर, क्या चीज से, प्रीपोजिशन से। सेकेंड क्वेश्चन है पीपुल हैव बिकम अंडर द वर्डन ऑफ हैवी टैक्सेस, अब सबको पता है कि लोग जो होते हैं हैवी टैक्स जब उन पे लगा दीजिएगा तो हिम्मत खो बैठते हैं और सरकार का ही विरोध कर बैठते हैं, तो इम्पेशेंट हो जाएगा, और इसका मतलब ही होता है धैर्यहीन, है ना, धैर्य। कई बार लोग जो होते हैं अपना धैर्य खो बैठते हैं हैवी टैक्स के कारण। अब देखो रेगलेस मतलब लापरवाह होता है, तो इसे नहीं यहाँ पे आप दे सकते हैं, क्योंकि लापरवाह हो जाते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, टैक्स बढ़ा देंगे तो लापरवाह हो जाएंगे, तो और परेशान हो जाएंगे ना।
आइसोलेट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि तो कोरोना जैसा कोई बीमारी है नहीं जो आपको आइसोलेट करने की बात करेगा, अकेला होता है ना। फैटिग्यू का मतलब थका हुआ होता है, आप अगर जानते नहीं हो तो जान लो, मैं वर्ड बता दिया करूंगा। चलो, थर्ड क्वेश्चन है, ऑन ऑफ हिज एज ही इज इनएलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन। कहना यही चाह रहा है ना कि वो जो है वो अभी एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके पीछे का रीजन क्या है? अब तो कहोगे सर रीजन है तो ऑन रीजन कर दें क्या? नहीं बाबा, ऑन अकाउंट ऑफ होता है ना, ऑन अकाउंट ऑफ। अब ये सब कोलोकेशंस हैं, अगर आप इसको नहीं याद रखोगे तो आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी होगी। लेकिन अब धीरे धीरे आपके पास जब आ रहा है तो आपकी इंग्लिश अच्छी होगी श्योर। तो ऑन अकाउंट ऑफ हिज एज अपने उम्र के कारण ही है जो कि वो परीक्षा में बैठने के लायक नहीं है अभी। चलो, अब यहाँ से पारा जंबल का जो क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले हमको स्टार्टर ढूंढना होता है और उसके बाद की कहानी को लिंक करके आंसर करना होता है। चलो, तो अभी तक हमको एबीसी इधर दिख रहा है यानी डी उधर आपको दिखेगा, पहले हम एबीसी पढ़ लें तो पढ़ लो। देखो, सबसे पहले कह रहा है ही वेंट अप फॉर द किंग, मतलब कोई है जो कि राजा के पास जाता है, अपना सिर हिलाता है और प्रेजेंट करता है एक वेलवेट केस। द किंग इनवाइटेड द मैन टू मेक दियर प्रेजेंटेशन, आदमी को इनवाइट किया जाता है और वो प्रेजेंटेशन देने आता है। तो आपको यहाँ से नहीं लग रहा है कि बी जो होगा वो पहले होगा और ये ऑफर देने के बाद वो राजा के पास जाकर के प्रेजेंटेशन दिया है? तो बी और ए तो कंफर्म हो गया कि बी पहले ए बाद में होगा। आप सी भी पढ़ लो। कोर्ट रूम जो था वो पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था, यहीं से कहानियां स्टार्ट करनी चाहिए हमको। ये कोर्ट रूम था जो पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था और जो राजा था वो लोगों को बोल रहा था कि आइए और अपनी कहानी सुनाइए। और जब राजा को कह रहा था कि आइए और अपनी कहानी सुनाइए तो आपको लग गया कि सी के बाद तो बी हो गया। अब ए जब भी होगा तो बीच में डी को रख के देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे वही काम किया, हमने बी को सी बी डी ए करके देखा। अब देखते हैं कि ऑप्शन जो है सेकेंड स्लाइड, जो अगला स्लाइड इसमें आपको दिखने वाला है इस पेपर में, वहां पे ये दिखता है कि नहीं। चलिए, तो चाहिए लेके चलते हैं स्लाइड नंबर 6 में। और आप लोग देखिए यहाँ से आंसर में हम लोगों ने किया था क्या, सी बी डी ए, और यहाँ पे हमको दिख रहा है सी बी डी ए। अब डी बी ए को देख लो ना, कृष्ण कुमार वाज द फर्स्ट टू कम फॉरवर्ड। सही बात तो है, पहले कहा राजा पूरी तरह से चादरवार भरा हुआ था, फिर उन लोगों ने को इनवाइट किया कि आइए और अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। तब कृष्ण कुमार नाम का पहला व्यक्ति आके प्रेजेंटेशन देगा और वो प्रेजेंटेशन क्या दिया वो ए में चर्चा है। तो आंसर आपके पास है सी बी डी। चलिए, अब हम लोग चलते हैं, इसमें भी ऑप्शन इस बार आपको दे दिया गया है, अदरवाइज हम लोग ऑप्शन नहीं दे रहे थे उधर, अब लेकिन एडवांस पारा जंबल में भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल गया है तो आपके लिए बोनस है। चलो, पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि सी है, यहाँ पे ए है, फिर यहाँ पे डी है, यहाँ पे डी है। अब जब दो दो ऑप्शन डी से है तो एक बार की होशियारी बरतो और डी को पढ़ लो। करा था क्या कि 2002 में स्टेब्लिश हुआ, फैंसी फ्लावर का जो ब्रांच है वो पूरे कंट्री में फैल गया। अब जब ये कंट्री में फैल गया तो हम लोगों ने क्या किया, वी हैव फ्लावर अरेंजमेंट टू सूट एवरीबडी एट ऑल प्राइसेस। ओ, इसका ये काम था कि आपको जितना बजट है आपको उसके बजट के हिसाब से हम फ्लावर्स वगैरह सप्लाई करेंगे। चाहे वो आपके यहाँ बर्थडे हो, चाहे वो आपके यहाँ वेडिंग हो, या फिर आपके यहाँ कोई मतलब कि कोई शोक सभा हो, ऐसा कुछ भी हो। फैंसी फ्लावर्स इज देयर टू मेक इट इजी, आपको हर तरह का फूल यहाँ पे मिलेगा जो आपको ओकेजन के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। फिर आगे है कि भी ऑल्सो मेक, ऑल्सो जैसे आप कह देते हैं ना, और मेक इसका मतलब है कि हम लोगों ने ये लास्ट में रखने का सोच रखा है। तो बी इज द लास्ट कॉम्बिनेशन, डी इज द स्टार्टर एंड सी इज द, सॉरी, हाँ ठीक तो जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, ए सी बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखने की बात हो रही है कि डी स्टार्टर है बी लास्ट है, तो आंसर तो ऐसे भी चार आ रहा है। हम लोगों ने इसको कैंसिल कर लिया तीनों को। अब इसी को पढ़ के देख लीजिए कि हाँ सही बात है, 2002 में फैंसी फ्लावर नाम का कोई ब्रांच था जो पूरी दुनिया में खुला था और ये होगा उसके बाद, ये फ्लावर अरेंजमेंट का काम करता था हर एक कीमत पे। तो डी के साथ ये चल रहा है सही। उसके बाद सी में आएंगे कि इस चाहे आपका यहाँ कोई भी ओकेजन हो ये आप मंगा सकते हैं। इसके अलावा भी और भी चीज़ों को ये अपने दुकान से अफोर्ड कर रहे थे, बहुत ही अच्छा था। अब यहाँ से आइए करेंट न्यूज फिलर, जिसमें आपको एक तो करेंट अफेयर से अपडेट किया जाता है, साथ ही साथ आपको नॉलेज हो जाता है। देखिए, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूनेप जो है वो नेशनल गुडविल अम्बेसडर दिया मिर्जा को चुना है जो कि इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं। और मिस्टर अफरोज शाह जो है वो फेलिसिटेट, मतलब मिस्टर अफरोज शाह वे फेलिसिटेटेड मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस। मतलब यहाँ पे कहना एक तरह से ये चाह रहा है कि दो लोग हैं, एक तो दिया मिर्जा हैं और एक हैं आपके मिस्टर अफरोज शाह।
इन दोनों को ही मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड के द्वारा है जो कि मतलब सम्मानित किया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि किसी को भी कोई चीज़ से गिफ्ट देकर के सम्मानित करने की बात है तो सेका हिंदी आएगा। ठीक है ना? तो आप लोग नहीं जानते हैं तो मेंशन कर लें, फेलिसिटेटेड है ना? फेलिसिटेड। चलिए फेलिसिटेटेड हो जाएगा या तो गिफ्टेड हो जाएगा। और इन दोनों ही सेंस में हमेशा प्रीपोजिशन क्या लगाना चाहिए था? विथ समथिंग। इसलिए क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपका विथ है, यानी सेकंड ऑप्शन। मल्टीपल एरर में क्या होता है कि कई बार आपको एक से ज्यादा है जो कि मिस्टेक्स ढूंढ करके आंसर करने पड़ते हैं, तो चलिए आप ढूंढ के बताइए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज सेट अप एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कंप्रेस। पहले बताइए। एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, उसके बाद होना चाहिए था यहाँ पे आपके पास में क्या? कंप्रेसिंग, है ना? कंप्रेसिंग। कैसे? किसी भी नाउन का जो एडजेक्टिव होता है वो जनरली हम लोग उसके बाद यूज करते हैं, और उसके बाद जो एडजेक्टिव होता है वो बिफोर या तो हम भीतर यूज कर सकते हैं। तो इसी तर्ज पे हम लोगों को यहाँ पे आंसर करना चाहिए था कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो कि किया है सेट, जो इसमें रखा गया है इसलिए होगा क्योंकि इसमें कंटिन्यू रूप से ये चीज़ है, इसलिए कंप्रेशन होगा। एक अपेक्स कमेटी, ठीक है, विथ डिफेंस सेक्रेटरी, सही था, चेयरमैन टू कंडक्ट अ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑडिट इनटू वेरियस एस्पेक्ट। अब देखो वेरियस के बाद नाउन पुलर देने की बात होती है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एस्पेक्ट में एस लगाने का सोचा। अब आंसर हम लोग अगर कर रहे हैं तो ए भी हो रहा है और सी भी हो रहा है, तो आंसर डी करना पड़ेगा कि ए में हम लोगों को कंप्रेसिंग वर्ड यूज करना था और सी पार्ट में हमको वेरियस के अकॉर्डिंग पुलर नाउन एस्पेक्ट्स यूज करना था। ये है मल्टीपल एरर फाइंडिंग। अगर ये आप करते हैं तो आपके पास बोनस क्या होता है ना कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट, अपना जो रटा हुआ कॉन्सेप्ट होता है ना, कई बार वो दिख जाता है तो आपको लगता है क्वेश्चन में एरर हो गया, जबकि कुछ और भी मिस्टेक हो सकता है। तो ये उस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको हिम्मत देगा। अब यहाँ से देखो मैं हिंदी बता देता हूँ और उसका मैचिंग करके आपको बता देता हूँ, वैसे आंसर तो आपके पास है तो आप भी कर सकते हो। देखिए सबसे पहले आर्टिफैक्ट, और जनरली हम आर्टिफैक्ट का जब यूज करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बताइए? पुरानी वस्तुओं को रखते हैं। हाँ, आर्टिफिशियल लग रहा है ना आपको? ठीक है, तो आर्टिफैक्ट का मतलब हो जाता है पुरानी वस्तुएं। अब जैसे ही हिंदी में कहते हैं पुरानी वस्तुएं तो आपको समझ में आता है एंटीक्यू चीजें, यानी आंसर लगता है इस बार सामने सामने रह गया है, यही रख। अभियान हम लोग जनरली रूल रेगुलेशन वगैरह के लिए करते हैं, और हिंदी सेंस आपके पास में होता है अ, अवहेलना कह सकते हैं। अवहेलना, अवहेलना कहने का मतलब ये है कि आप टाल रहे हो। नहीं यार, कोई क्या बोलेगा, हमको नहीं मतलब, है ना, ऐसा कुछ कहते हैं। अक्रू का मतलब होता है बढ़ोतरी करना। ये थोड़ा टफ है, ये राउंड आपको थोड़ा सा लगेगा। तो बढ़ोतरी का जब सेंस है तो इंक्रीज या ऐड का सेंस होगा। अल्ट्रेशन का मतलब ऐसे ही होता है कि मान लो आपको हालत बोल रहे बदला हो गया, है ना, तो अल्ट्रेशन का मतलब होता है हालत खराब होना, हालत बदला होना। और हालत बदला होने के सेंस में आप ईयर डाउन यूज कर सकते हैं। असेल का मतलब होता है आपके पास में किसी आदमी को आलोचना करना। असेल मतलब आलोचना करना, क्रिटिसाइज। अस्पर्शन का हिंदी होता है कलंक। अब हिंदी भाषा में इसको कलंक बोल रहे हो तो ऑटोमेटिक है कि आप सिलेंडर यूज करोगे तो डी हो जाएगा, क्योंकि सिलेंडर का मतलब ये होता है कि किसी के ऊपर आपने कलंक लगाया हुआ है, लांछन लगाया हुआ है। एक्रोनिम अगर आप नहीं जानते हो ऐसा बोलोगे तो मुझे तो बस और भरोसा ही नहीं होगा कि आज के बच्चे हैं और एक्रोनिम नहीं जानते। आजकल हम लोग हर जगह मैसेज में गुड मॉर्निंग को जीएम लिख रहे हैं और हम लोग नहीं जानते, तो ऐसा हो ही नहीं सकता यार, है ना भाई? तो अब इतना हो आप बुद्धू तो हम क्या कहें। तो एक्रोनिम का मतलब होता है संक्षिप्त रूप, यानी कि शॉर्ट फॉर्म, आंसर सी हो जाएगा। अब देखो एलियास आपके लिए टफ हो सकता है, लेकिन आप जानते होंगे कि कई बार कवि लोग या एक्टर लोग या एक्ट्रेस लोग का जो नाम होता है ना उटपटांग टाइप का होता है। तो उनके डायरेक्टर जो फर्स्ट फिल्म वाले होते हैं उनको कुछ नाम देते हैं जिनसे उनका नाम पॉपुलर हो गया बाद में, वही चलता रहता है। जैसे अक्षय कुमार का ओरिजिनल नेम अक्षय कुमार थोड़े ना, कुछ और ही है। तो ये जो आपका नाम होता है काल्पनिक नाम, उसी को अलियास कहते हैं। ठीक है, काल्पिक, काल्पनिक। तो काल्पनिक नाम है यानी कि एज्यूम्ड नेम है, तो आंसर हो जाएगा बी। असाइलम का हिंदी अगर आप नहीं जानते हो तो मैं तो यही कहूंगा कि जाने का नौबत तो ना आएगा आपके लाइफ में तो अच्छा है ना। पागल खाना बोलते हैं इसको, क्यों? असाइलम का मतलब पागल खाना भी होता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि आपको बीमारी है नहीं लेकिन आप दिमाग में सेट कर लिए कि हाँ हमको बीमारी है, तो आपको रिफ्यूजी टेंट में रखा जा सकता है। और अम्बिट का मतलब होता है दायरा, है ना, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं स्कोप। इसके लिए सामने सामने आंसर ई करना पड़ेगा।
बाकी इनको 2-3 बार 4 बार पढ़िए, सामने-सामने लिख के याद करिए, फिर मैचिंग टेबल बना-बना के याद करिए, हो जाएगा आपका। चलिए, अब हमारे पास क्वेश्चन जो है नेक्स्ट में है एक फॉर जीनियस बंच। अब देखो आप जीनियस हो तो बनाओ। कह रहा ना कीप द डॉग टाइड इंडोर्स, कि अपने डॉग को यार अंदर ही बांध के रखा करो। ईट में बाइट सम स्ट्रेंजर, नहीं तो ये किसी अजनबी को तो संभवतः काट ही लेगा। अब नहीं तो का हिंदी हो रहा है स्टूडेंट, और यहाँ पे हावी पर लगा रहा है, तो ये बर्दाश्त होगा क्या? अब बताइए, नहीं तो का हिंदी जब होता है तो हमारे पास ऑप्शन दो दो को खुलते हैं। एक तो हम इल्स का यूज कर सकते हैं और दूसरा हमें अदरवाइज का यूज कर सकते हैं। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि अदरवाइज दिख रहा है जी नहीं, तो क्या आंसर कर लेंगे? इल्स। ओके। चलिए, अब इसके बाद क्या है, तो इसके बाद आंसर सीट्स थे जो आपको दिया गया था आपकी सुविधा के लिए। और उसके बाद 8वां स्लाइड में होता है 10 क्वेश्चन जो आपको इसी सेट पे आधारित है। इसका डिस्कशन आप लोग खुद करें, क्योंकि इतना भी नहीं करेंगे तो दिक्कत तो मुझे लगेगा, है ना? तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में आप लोगों के बीच में। और आप लोग कमेंट वगैरह खुल करके कर सकते हैं यूट्यूब पे, आपको बाद में भी मैं कमेंट पढ़ा करता हूँ, आपकी कुछ बातें हों, कुछ सजेशंस हों, तो आप मेंशन ज़रूर किया करें। और ये सब चीज़ें हम लोगों को और आपके पास में बेहतर कंटेंट पहुँचाने में मदद करती हैं। तो ठीक है, आज का सेशन इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे सेशन में।